हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को, स्पेशली पी स्टैट 1 और 2 देने वाले सभी व्यूवर्स को नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ जानकारियां लेके आया हूं जो आपके लिए पी स्टैट देने जाने से पहले बहुत ही ज़रूरी हैं। आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से बहुत सारी रूमर्स फैली। इस विषय में मैं जानना नहीं चाहता। आप आज तैयार हैं, पॉजिटिव हैं, कल आपका एग्ज़ाम है। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आज मैं इस वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, पर सुन के ज़रूर जाएं, क्योंकि इसको सुनने से आपको 5 या 4, 10 मार्क्स तक का फ़ायदा होने वाला है। कम से कम 5-10 मार्क्स का फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो भले ही ये 10 या 12 या 15 मिनट की हो, लेकिन इसको सुनने से आपको फ़ायदा होने वाला है। मैं इसमें आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियां आपने नहीं करनी है। क्योंकि कई बार हम आते हुए पर्सन जो पेपर दे के जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमें लगता है 5 जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो मेरे को आते थे और वो गलत हो गए। 1-2 कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, वो भी कैसे सोल्व होंगे। बहुत सारी बातें मैं इस बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, आपने कलर्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और रिसेंट फ़ोटो पेस्ट करके ग्लू से उस पर चिपका के और वो फ़ोटो अटेस्टेड करवानी है किसी भी गज़टेड ऑफिसर से। अब गज़टेड ऑफिसर कौन? हाई स्कूल का हेडमास्टर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज कैडर के लेक्चरर, सरकारी डॉक्टर, सरकारी वीएस वेटरनरी डॉक्टर, एमएलए, एमपी, कोई भी गज़टेड बी श्रेणी का अधिकारी हो, आप उससे ये अटेस्ट करवा सकते हैं, जो भी आपको जानता हो और आपके नज़दीक हो। इसके साथ आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, कोई भी ऐसी आईडी लेके जानी है जिस पे आपका फ़ोटो और वो ओरिजिनल होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या कोई भी कॉलेज की आईडी हो सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज की आईडी हो सकती है, या किसी भी अन्य सरकारी संस्थान की आईडी हो सकती है। उसके साथ आपने एक वाटर बोतल लेके जानी है जो ट्रांसपेरेंट हो। यदि आपको प्यास नहीं लगती है तो आप ना भी ले जाएं, ये आपकी छूट है। और आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है, आपका मोबाइल या किसी भी अन्य प्रकार की या कोई भी अन्य मेटालिक आइटम आपको नहीं लेके जानी। विशेष तौर पर गर्ल्स को, उनको जो मेटालिक आइटम है उनको निकाल देना है। और आपको क्या लेके जाना है कि कोविड-19 का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपने फिल करके लेके जाना है। ये आपने चीज़ें लेके जानी है इसमें। और इसके अलावा मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपने करना है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व ए सेट ऑफ क्वेश्चन देन डार्कन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो आपने पेपर में अप्लाई करनी है। क्या कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको डार्क कर दिया। आपको पता है, सॉल्व करने में, सीट रखने में, आंसर सीट उठाने में, बुकलेट नीचे रखने में और फिर उसको डार्क करने में आपका कम से कम 15 सेकंड वेस्ट हो जाते हैं। 150 × 15 तो आप देखिए कितनी सेकंड आपकी वेस्ट हुए रखने में और उठाने में। इसके अलावा सबसे बड़ी जो गड़बड़ होती है ऐसा करने में, एक को सॉल्व करने में, आपकी जो सीरीज है वो गड़बड़ हो जाती है कई बार। और सीरीज गड़बड़ होने से, जैसे आपने 7वां है, 8वां आपने नहीं करना है तो आप 9वां सॉल्व करते हैं, लेकिन 8वें में फिल कर जाते हैं। अब कितनी भी सावधानी कर लें, उस वक्त जो तनाव होता है, जो एग्ज़ाम फोबिया होता है, वो एग्ज़ाम फोबिया ये गड़बड़ करवा ही देता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक सेट ऑफ क्वेश्चन, मीन्स चाहे 10-10 ले लें या सब्जेक्ट वाइज ले लें कि पहले मैंने पंजाबी के करने हैं, ये कर लें, उनको पूरे को सॉल्व करें जो आपका आता है। और फिर जितने आते हैं उसी ढंग से देख के आप बिल्कुल ध्यान से डार्क करें, क्योंकि यदि आपने एक डार्क गलत कर दिया तो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये बात थी। उसके अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके पेपर सॉल्व करने में, वो है मैथ पोर्शन। मैथ आपको बड़ा आसान लगेगा, देखने में बड़ा
इजी होगा कि आप इसको सारा कर देंगे और आपको आता भी सारा होगा, चाहे आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ आपको सारा आता होगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो मैथ में गड़बड़ होती है वो टाइम कंज्यूमिंग। मैथ का जितने टाइम में आप एक सम सॉल्व करते हैं उतने टाइम में आप अपने 5 सम को टिक कर सकते हैं। तो तब क्या होगा, जब आप मैथ सॉल्व करने लगेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी होंगे और लेंथी होने के कारण आपका जो टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। जो इस क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलना था आपने अपने 10 या 15 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। इसलिए मेरी सलाह ये है कि भले ही आप मैथ में कितने ही मास्टर क्यों ना हो, आपको मैथ के सम कितने ही क्यों ना आते हो, आप जो सॉल्यूशन के सम हैं वो सबसे लास्ट में करें उस सेट को। फिर आगे है पेडागोजिक क्वेश्चंस। बच्चों आपके एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पेडागोजी। पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़्यादा टाइम ट्यूशन कोचिंग मैथ में साइंस में इंग्लिश में या पंजाबी में। पेडागोजी तो कॉन्सेप्ट है, आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो 75 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है 75 में से आपके 55 मार्क्स बिना पढ़े बिना कुछ करें बिना मेहनत करे आ सकते हैं। अब भी आ सकते हैं, अभी आपके पास एक रात है। आप यदि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे पेडागोजी का, और पेडागोजी की एक सबसे बड़ी खास बात होती है वो ये होती है कि पेडागोजी ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ स्टूडेंट ऑल अदर देन टीचर इन्वायरमेंट, बाकी जो कुछ भी है उस सब से जो फेवरेबल है वो क्या होता है, आपका स्टूडेंट होता है। और स्टूडेंट की ही फेवर में पेडागोजी के जो आंसर हैं वो होते हैं। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि यदि क्वेश्चंस में कौन से शब्द हैं तो वो हमेशा ही गलत होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो पेपर में यदि आगे क्वेश्चंस में यदि आगे तो वो क्वेश्चन 90% से भी ज़्यादा गलत ही होगा। तो ये एक टिप थी। कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जरूर लेके जाना है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, आपको वहाँ जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको वहाँ अलॉटेड सीट नंबर मिलेगा, आपको अपनी सीट पर बैठ जाना है और वहाँ आपको अटेंडेंस हर हाल में लगा के आनी है, ये कॉमन बातें हैं। और पेन आपको वहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। इन सब के साथ सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो है कि आपको वहाँ जाके धैर्य बनाए रखना है, कि आपने जो तनाव है एग्जाम फोबिया है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि आपने एग्जाम फोबिया को आपने ऊपर हावी होने दिया तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन तक गलत हो जाएंगे। इसलिए यह सोच कर जाओ कि आपने 120 अटेम्प्ट करने हैं, सही अटेम्प्ट तो आपने 150 ही करने हैं, लेकिन आपने ये सोच के एग्जाम में बैठना है कि आपको 120 करने, और 120 पॉजिटिव यदि आप होंगे, पॉजिटिव यदि आपकी सोच होगी तो आप निश्चित जानो 75 जो पेडागोजी के हैं उनमें कोई कुछ ही क्वेश्चन जो स्टेटमेंट से बिलोंग करेंगे या आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं प्याजे कोलबर्ग वगैरह उनसे संबंधित होंगे, जो नॉलेज से संबंधित होंगे। बाकी तो आपके जो हैं सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के होंगे, और अंडरस्टैंडिंग हमेशा टाइम लेती है, तो आप टाइम लेके उनको अच्छे से सोल्व करें। और आखिरी महत्वपूर्ण बात इस कड़ी की वो है कि धैर्य, बस कीप काम, धैर्य बनाए रखें। तो ये था आपके लिए जानकारियां इस विषय में। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है क्या, आपने तुक्का कैसे लगाना है। अब बात करेंगे हम टिप्स और तुक्के पे। तुक्का कैसे लगाना है, सबसे पहले आपने एलिमिनेट मेथड अपनाना है। अब आप पूछेंगे एलिमिनेट मेथड क्या होता है। एलिमिनेट मेथड होता है दोस्तों कि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आप जब 4 ऑप्शन देखें, हर एग्जाम के लिए ये परफेक्ट है कि उन 4 ऑप्शन में से आप ये देखना शुरू कर देंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये इस तरह से आप उनको एलिमिनेट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। 1 ये नहीं हो सकता, 2 ये नहीं हो सकता, 3 ये नहीं हो सकता, तो बच गया कौन सा, तो ये बच गया, तो ये ही आपका आंसर है। ये जो मेथड है ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन तक ठीक करवा देगा। इस मेथड को पूरी तरह से अप्लाई करें आप। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होते।
क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे होते हैं जो आपके पढ़े हुए आपके सुने हुए होते हैं, लेकिन मुश्किल क्या होता है उसमें? मुश्किल हमेशा चॉइसेस होती हैं। चॉइस जितनी जितनी करीब, जितना पेपर टफ बनाना होगा, उस पेपर टफ को बनाने के लिए क्या करेगा एग्जामिनर? उसमें जो ऑप्शंस हैं वो नियरेस्ट ऑप्शन डाल देगा, इसलिए उस पेपर को टफ बना देगा, तभी हम उसको बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ है। अब इसके बाद मास तुक्का कैसे लगाएं? मास तुक्का मतलब आपके पास टाइम नहीं बचा, आपके 20 क्वेश्चन बच गए। पहले क्या होता था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये बिल्कुल जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी तीर तुक्का इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल और साइंटिफिक बातें जो प्रूव्ड है वो बातें आपको मैं बता रहा हूं। पहले क्या होता था, पहले एक ही ऑप्शन जो है 20 20 30 30, जैसे 100 क्वेश्चन है तो 40 एक सी ऑप्शन दे दिया और बाकी कोई भी ऑप्शन दे दिया। जैसे वैसे पंजाब में अब हुआ था ये, वेटरनरी इंस्पेक्टर के एग्जाम में सी ऑप्शन ही आंसर थे, लेकिन अब एक यूनिवर्सल नियम बना दिया है कि यदि आपके 100 क्वेश्चन हैं तो ऑलमोस्ट 25 से 28 तक ऑप्शन होते हैं, और ए और डी जो ऑप्शन होता है वो लेस देन होता है, बी और जो सी ऑप्शन होता है वो मैक्सिमम ऑप्शन होता है, बी और सी ऑप्शन। तो अब आपने करना क्या है, आपने जब अपना पेपर सॉल्व कर लिया और क्वेश्चंस बच गए, आपने जो मास है उसमें ए बी करके आपने बिल्कुल नहीं लगाना है दोस्तों। यदि आप 50% श्योर हैं तो आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करके लगाना है। यदि आप श्योर नहीं हैं तो आप अपने ऑप्शन गिन लेंगे, जैसे ए सबसे कम आए हैं तो आप ए लगा देंगे, बी आपके सबसे कम ऑप्शन आपने भरे हैं तो आप बी लगा देंगे, तो जो ऑप्शन आपने सबसे कम भरे हैं तो उसमें ऑप्शन लगा देंगे। तो इस तरह से आपके 5 या 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे मास तुक्के में। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, इन शब्दों को रट लें इन शब्दों को, कभी नहीं, अनिवार्य, केवल, सभी, एकमात्र, सदैव, हमेशा, प्रत्येक, और ये शब्द यदि किसी क्वेश्चन में आ जाएं तो दोस्तों वो क्वेश्चन हमेशा ही गलत होते हैं। हमेशा का मतलब 90% से ज़्यादा वो क्वेश्चन जो हैं गलत होते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप, जो अनअकैडमी की वीडियो क्लिप है, वो क्लिप में इसके अंदर डाल रहा हूं, आप उस वीडियो क्लिप को देखें, आपको वहां भी एक फार्मूला बताया जाएगा, देखें, उसको जरूर देखें, बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा और खास लगा, इसलिए मैं आपके लिए उसको लेकर आया हूं। तो आप उसको सुने, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास भेजें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सभी के 5 7 10 मार्क्स बढ़ सकें और सभी पास हो सकें, क्योंकि इस PS टेट के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी मुश्किल से PS टेट आया है। तो बी पॉजिटिव, आपको शुभकामनाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुने और समझें। टाइम भले ही आपका वेस्ट हो गया हो, लेकिन आपके 5 या 10 नंबर जरूर से जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। लो देखें आप वीडियो को। प्रश्नों के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं 2 ट्रिक्स। जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं 2 ट्रिक्स। ये बड़ी खूबसूरत ट्रिक्स हैं। जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों के लिए पहली ट्रिक्स है, यदि केवल 1 या 2 जोड़ी पता हो। दूसरा, कुछ भी पता ना हो। यदि 4 जोड़ियों के सवाल है, उसमें मुझे 1 2 पता है तो उत्तर कैसे निकालेंगे, और कुछ भी पता ना हो तो उत्तर कैसे निकालेंगे, इसका यूज आप में से कई लोग करते होंगे। जरा ध्यान से देखना, चारों विकल्प में से 1 या 2 का पता हो तो कैसे तुक्का लगाए, और चारों ही विकल्प का पता ना हो तो कैसे तुक्का लगाए, उस पर आ जाते हैं। एक सवाल है, ये शायद 2017 का सवाल है। ये एक सवाल है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल का विभाजन, खेड़ा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, मुझे भारत छोड़ो आंदोलन पता है। तो आते भारत छोड़ो आंदोलन अगर मुझे पता है तो ए का कंफर्मली उत्तर सबको दिख रहा होगा कि ए का कंफर्मली उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ए का 1 होगा। तो ए का 1 है लालो, तो ये खत्म हो जाएगा, ए का 1 है। फिर मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है सविनय अवज्ञा, तो हम ये कहेंगे कि ए का 1 सविनय अवज्ञा शायद डी का 2 होना चाहिए। तो डी का 2 होना चाहिए, और मेरे पास उत्तर आ गया है
कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। मुझे सब कुछ नहीं पता, मुझे बंगाल का विभाजन नहीं पता, मुझे खेड़ा आंदोलन नहीं पता, मुझे एक या दो चीजें अगर पता हैं तो मैं इन एक या दो चीजों से एलिमिनेशन तो कर सकता हूं ना, कि ए का 1 होगा और डी का 2 होगा। अगर मैं दो ऑप्शनों तक भी पहुंच पाया तो मेरे पास उत्तर आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। पहला तो यह तरीका है जब आपके पास कुछ पता हो, पर मान के चलो कि कुछ भी पता नहीं है, मान के चलो कि कुछ भी पता नहीं है, चारों ही ऑप्शन नहीं पता है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर चारों ही ऑप्शन नहीं पता है तो ये थोड़ा सा कठिन होगा, पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज फिर बता रहा हूं। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन मुझे नहीं पता, बस जोड़िया में दिया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, डी का 4, A1, B3 या B4, C3, C4, D2 ऐसा एक ऑप्शन है, और A3, B2, C1 और D4। अब मैंने ऐसा लगा दिया है, मान लेते मैंने ऐसा चुन लिया है। अब एक ऐसा तरीका है जहां कुछ भी नहीं, मतलब जहां कुछ भी नहीं पता है, मुझे उत्तर ही नहीं आ रहा है, पर मुझे रिस्क लेना है, मान लो लेना है, तो सही उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। A1, 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 क्यों A1 चिल्ला रहा है ये गरीब आदमी 3 बार? क्योंकि A का 1 ही है, वो भी जानता है। इसको हटाइए, ये हटाइए, अब खत्म हो गया। अब तीनों में से चुनने हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इन तीनों में से चुनने हैं। अब जो गलत हुआ था ना, उसमें पहले में गलती हो सकती है, दूसरा तो सही हो सकता है, दूसरा तो सही हो सकता है, या दूसरा सही छोड़ दो, डी का 4, डी का 4 3 जगह पर है, मतलब ये ऑप्शन भी हटा दिया मैंने, डी का 4 3 जगह पर है, ये ऑप्शन भी हटा दिया मैंने। अब 2 ऑप्शन हट गए हैं मेरे पास, 2 ऑप्शन हट गए हैं मेरे पास। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना यहां पर। अब इन दोनों में से मुझे एक को चुनना है, इन दोनों में से मुझे एक को चुनना है, तो ध्यान से देखिएगा इधर जरा। यहां ए का 3 था और बी का 2 था, तो शायद ये वाला तो स्पष्ट रूप से गलत दिख रहा है हमें, पर ये तो गलत नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक गलत किया होगा, दूसरा तो गलत नहीं किया होगा। हम कहेंगे अगर रिस्क लेना है तो मैं ए आंसर पर आ जाऊंगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले तो मैंने ए का 1 चुना, डी ऑप्शन को हटाया, डी का 4 चुना तो मैंने इस वाले को हटा दिया। अब मेरे पास ये 2 बचे थे, रिस्क लेना था, रिस्क अब इन दोनों में से किसी एक पर ले सकते हो, और मैं ए इसलिए चुनूंगा क्योंकि बी का जो 2 है, बी का जो 2 है वो यहां सही इसलिए होगा क्योंकि पहला वाला ऑलरेडी गलत था, पहला वाला यहां सही था, तो इसलिए इसके सही होने का डाउट है, इसलिए आंसर आएगा कि ऑप्शन ए होगा। ये कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन यही वो खोज है जिसको कई बार टाइम लग जाता है ढूंढने में। यह आपकी मदद अंग्रेजी वाले क्वेश्चनों में भी करेगा, जहां बैंकिंग की लोग तैयारी करते हैं, और वहां बैंकिंग में आता है कि PQRS 4 प्रश्नों 4 कथनों का सही क्रम क्या होगा। मुझे आज तक नहीं आया ये, पर मैं इसमें फिर भी 10 में से 4-5 सवाल सही कर लेता हूं बिना किसी पढ़े लिखे भी। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है कि हाँ ये सीक्वेंस हम फॉलो कर सकते हैं, ये सीक्वेंस हम फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने गणित, क्योंकि आपका मास्टर गणित भी जानता है, गणित भी पढ़ाता है। कई बार मुझे लगता है कि मेरे कई सारे विषयों का मैं सभी विद्यार्थियों को लाभ नहीं उठा पाता हूं। आपको पता होगा कि रीजनिंग में आज भी पूरे भारतवर्ष में दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं दे सकता है। गणित के मामले में हमारा गणित बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन क्या है कि इन दोनों विषयों को मुझे लगता है कई बार मैं नाइंसाफी कर देता हूं। इन 2 विषयों की जरूरत SSC वनडे जैसे एग्जामों में है, लेकिन उन बच्चों को मेरी सर्विस नहीं मिल पाती है। तो कोशिश है मेरी कि मैं उनकी भी सेवा कर सकूं, उनके भी दुख दूर कर सकूं। तो गणित के प्रश्न पर तुक्का लगाते हैं कि गणित के सवालों में रिस्क कैसे लिया जाता है। सबसे पहला नियम गणित के लिए, मेरा पहला नियम, जिन विकल्पों में 0 या 1 होता है उनके सही होने की संभावना 60% तक है। नॉर्मली 60% तक है, लेकिन त्रिकोणमिति और हम कह सकते हैं एलजेब्रा में इनकी सही होने की पॉसिबिलिटी 90% तक होती है, 90% तक। गणित के सवालों में यदि ऑप्शन में 0 है या 1 है तो ऐसे सवालों को आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि गणित के प्रश्नों में इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। गणित के प्रश्न में 0 या 1 की संभावना सबसे ज्यादा है। यदि गणित के प्रश्न में कहीं पर भी 0 या 1 मिल जाता है तो आप इसको रिस्क लीजिए, ये सही होगा, इसके संभावना सही होने की बहुत ज्यादा है। और अगर त्रिकोणमिति या एलजेब्रा का सवाल है, बीजगणित का सवाल है, फिर तो सोचना ही नहीं, लगा दीजिए, देख लेंगे अब जो हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इनकी। यदि गणित के प्रश्न में चारों विकल्पों में कुछ भी पता ना हो, अब ऐसा सवाल आ गया कि कुछ भी पता नहीं है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है अब, और आप में से कई लोगों को बड़ी हंसी भी आएगी क्योंकि लॉजिक ही ऐसा है
चारों विकल्प ही दिमाग के परे है। पढ़ा सवाल पढ़ा तो ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई गणित होता है, दिमाग में नहीं आ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है उस प्रश्न के 20, 28, 42, 90 ऐसे ऑप्शन है मेरे पास ये ऑप्शन है और मुझे नहीं आ रहा ये, बिल्कुल भी सवाल दूर दूर तक मेरे समझ से परे है, पर मैं उत्तर तक जाऊंगा। जनरली अधिकतम और न्यूनतम, यदि चारों ही विकल्प में डाउट है तो अधिकतम और न्यूनतम के सही होने की पॉसिबिलिटी, अधिकतम और न्यूनतम के सही होने की पॉसिबिलिटी, अधिकतम और न्यूनतम के सही होने की पॉसिबिलिटी 25% की होती है, 25% की होती है, 25% की होती है, 25% तक की होती है। तो ये दो नहीं हो सकते हैं। अब मुझे रिस्क लेना है बीच के दोनों पर, अब मुझे रिस्क लेना है बीच के दोनों पर। मुझे बताना लालो जरा, क्या तुक्का लगाना चाहोगे 42 और 28 में? क्या तुक्का लगाना चाहोगे? दोनों में से किसको तुक्का लगाना चाहोगे? 42 और 28 में से किसे तुक्का लगाना चाहोगे? क्या लगता है आपको? आइए देखते हैं क्या तुक्का आप बता रहे हैं, मुझे कमेंट्स करिए तेजी से। 42, अधिकतर लोग 42 कह रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है 28। जो आपका दिमाग कहे उसे छोड़कर उत्तर लगा दो, क्योंकि गलत चीजों में हमारा दिमाग हमारी मदद नहीं करता है, वो जानबूझकर और गलती करवाएगा। इस बात पर तो मुझे लगता है कई लाल लालियों को अचरज लगेगा, पर यह सही है कि जब आप गलत काम करने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारा समर्थन नहीं करता है। लालो, हमारा मस्तिष्क हमारा समर्थन नहीं करता है। उत्तर लगा दीजिएगा 28 था। फिर जो आपका दिमाग कहे वो उत्तर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी जगह पर आप गलत काम कर रहे हैं, तो जो आपको लगे उसको छोड़कर लगा दीजिए। आपके सामने उत्तर था। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि गणित के सवालों में कुछ भी ना आए तो अधिकतम न्यूनतम को हटाइए और बचे हुए में अब आप रिस्क ले सकते हैं। बट ये रिस्क केवल तब जब तुम्हें लगे कि तुम ऐसे भी मैदान से बाहर हो, पर जबरदस्ती से मत लेना। बिल्कुल भी हमारे तैयारी में जबरदस्ती से रिस्क कहीं भी नहीं लेना है। मैं बार बार